हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि बहुत अच्छे होंगे। आज है 23 फरवरी और 23 फरवरी साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप सभी को राधे राधे। कल आपसे एक सवाल किया था मैंने, उस सवाल का ठीक जवाब क्या होगा कि व्हेन वाज इंटरनेशनल मेडिटेशन डे सेलिब्रेटेड इन हरियाणा। एक्चुअली इंटरनेशनल जो ये डे है ये पहली बार मनाया गया है, पहली बार। और कब मनाया गया ये 21 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस। इसको किसने मनाना स्टार्ट किया? यूएनओ ने। यूएनओ क्या है सर? यूएनओ का मतलब है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1945 को। अच्छा, 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई, तो यूएनओ डे कब मनाते हो फिर? तो यूएनओ डे मनाते हो हर साल 24 अक्टूबर को। इसमें भारत कब ऐड ऑन हुआ? तो भारत इसके 6 दिन बाद ही ऐड ऑन होगा, यानी कि 30 अक्टूबर 1945 को जो है भारत इसका पार्ट बन गया। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ठीक आंसर जो है ना वो क्या रहेगा? 21 दिसंबर रहेगा। अच्छा, बैक टू बैक आप 2-3 दिन याद कर सकते हो। जैसे 21 दिसंबर को तो ध्यान दिवस हो गया, 22 दिसंबर को आप मैथमेटिक्स डे मनाते हो, 23 दिसंबर को आप किसान दिवस मनाते हो, 24 दिसंबर को आप उपभोक्ता दिवस मनाते हो, 25 दिसंबर को आप मनाते हो सुशासन दिवस, यानी कि गुड गवर्नेंस डे। हालांकि एक यहाँ पे क्रिसमस डे भी आता है, लेकिन एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव जो है वो 25 दिसंबर को डे सेलिब्रेट करते हैं। वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, सुशासन दिवस यानी कि गुड गवर्नेंस डे। और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाते हैं, वीर बाल दिवस। ठीक है, तो ये बैक टू बैक 2-3 दिन याद कर सकते हो आप लोग। अच्छा, इस बार ना 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस पे बेस्ट गवर्नेंस के लिए किसे अवार्ड मिला है? तो ये मिला है एचएसएससी को मिला है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को। इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन का नाम है हिम्मत सिंह। हिम्मत सिंह हरियाणा में कहाँ के हैं? ये हरियाणा के कैथल जिले के रहने वाले हैं। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस यूनिवर्सिटी के साथ में एमओयू किया है? एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि किसके साथ में समझौता किया है अभी हाल ही में। ये समझौता किया है अभी रिसेंटली कोच्चि यूनिवर्सिटी के साथ में। कोच्चि यूनिवर्सिटी जो है ये केरल की यूनिवर्सिटी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री आवास पर महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल और कोच्चि यूनिवर्सिटी और जापान के बीच में ये एमओयू साइन किया है। इसका टारगेट क्या है सर? सेंटर फॉर इंटरनेट ऑफ प्लांट्स की स्थापना करना है, जो कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और तकनीकी विकास को बढ़ावा देगा। और इसी अवसर पे हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री भी थे श्री श्याम सिंह राणा। देखो क्या है कि आजकल इंटरनेट के सहारे बहुत सारे काम हो रहे हैं, और इंटरनेट में भी स्पेशली एआई का बहुत ज़्यादा योगदान हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी मान लेते हैं कि हमें भूख लगती है तो हम तो खाना मांग लेते हैं, प्यास लगती है तो हम पानी पी लेते हैं, बोल के भी कहा जा सकता है। पर पौधे को आप इस तरीके से तो कैसे जज करें? है तो वो संजीव, लेकिन सजीव होने के नाते वो बोल के किसे कहे? तो एक काम करते हैं, उसके पास में एआई सेंसर लगा देते हैं। अब अगर उसे पीएच वैल्यू उसके मिट्टी का है वो चेक किया जा सकता है। अगर पौधे को प्यास लगी तो आपको सेंसर के थ्रू अलर्ट हो जाएगा। अगर मिट्टी की कमी हुई, मिट्टी में न्यूट्रिशन की कमी हुई, बोले तो उसको भूख लगी मानो, तो उसको वो भी अलर्ट आ जाएगा। और उसे सर्दी लग रही है तो पता लगेगा, उसे पौधे को गर्मी लग रही है तो पता लगेगा, कैसा टेम्परेचर चाहिए वो भी पता लगेगा। इससे बहुत बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आने वाले ज़माने के अंदर हम लोग जो हमारा बागवानी सेक्टर है उसको बहुत आगे लेके जा सकेंगे। तो सेंटर फॉर इंटरनेट ऑफ प्लांट ये सेटअप करने वाले हैं हम लोग, कोच्चि यूनिवर्सिटी, जापान और के साथ साथ महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय। वैसे मैं बता देता हूँ, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय ये भारत में एकमात्र यूनिवर्सिटी है जो बागवानी से संबंधित है, और ये हरियाणा के करनाल के अंदर है, ये याद रखना आप लोग। ये एमओयू हुआ है। अच्छा, जापान के साथ हुआ, तो जापान की पार्लियामेंट का नाम क्या है? जापान की पार्लियामेंट का नाम है डाइट, ये याद रखना, डाइट। अच्छा, एक बात याद रखना, कन्फ्यूज़न बहुत होता है। फेडरल डाइट पूछे तो जर्मनी की है, लेकिन अकेली डाइट पूछे तो वो है जापान की है। जापान की करेंसी क्या है? जापान की करेंसी युआन है। सॉरी, युआन नहीं है, जापान की करेंसी जो है ना येन है। युआन चाइना की है, येन, येन, ठीक है ना, येन, YEN, येन। और जापान जो है इसकी कैपिटल क्या है? टोक्यो। टोक्यो में साल 2020 के ओलंपिक भी हुए थे, हालांकि 20 में कोरोना के कारण कहीं नहीं हुए थे, नाम 20 था लेकिन हुए 21 में थे, जिसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये हरियाणा के कृषि मंत्री है, श्याम सिंह राणा इनका नाम है, हरियाणा के मुख्यमंत्री है। ठीक है। अच्छा, कोच्चि कहाँ पड़ता है सर? कोच्चि पड़ता है केरल में। एक बात इंपॉर्टेंट है कोच्चि से रिलेटेड कि कोच्चि एयरपोर्ट जो है ना, ये भारत का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऐसा है जो 100% सोलर एनर्जी से चलता है, 100% सोलर एनर्जी से चलता है।
इसका क्या मतलब सर, मतलब यहाँ से बाहर से कोई भी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी नहीं ला रखी है, 100% सोलर एनर्जी से चलता है। केरल में कोई और भी एयरपोर्ट है? भारत का एकमात्र राज्य जहाँ पे 4 एयरपोर्ट है और चारों इंटरनेशनल है। आप सोच के देखिएगा, हरियाणा जैसे राज्य में अभी तक के लिए तो एक भी एयरपोर्ट नहीं है। आने वाले टाइम में हालांकि हिसार में महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हो जाएगा, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे बनने पे उसमें भी समय लगेगा। यहाँ एक ही राज्य में 4 एयरपोर्ट है। एक तो कोच्चि का हो गया, एक है कोझिकोड का, एक है कन्नूर का और एक है तिरुवनंतपुरम का। टोटल 4 एयरपोर्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल 4 एयरपोर्ट है, चारों को याद रखना आप लोग। इसके अलावा आप लोग एक बात और इम्पॉर्टेंट है, याद कर सकते हैं सोलर से एनर्जीज कि लास्ट ईयर की बात है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना स्टार्ट की गई थी। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, इस योजना में क्या है कि सरकार ने 1 करोड़ लोगों के घरों पे सोलर पैनल लगाने का टारगेट रखा था। और जो कोई इस सोलर पैनल एनर्जी को अपना लेता है तो उनको 300 यूनिट हर महीने की बिजली फ्री मिलेगी। आप कहोगे सर सोलर एनर्जी लग गई है तो फिर बिजली यूनिट फ्री किस बात की? दिन में तो चल जाएगा, अब रात में तो चाहिएगा ना उनको। अब रात में अगर वो बिजली खपत करते हैं तो उनकी महीने का अगर 300 यूनिट तक का बिजली का बिल आता है तो उनको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। सर ऐसे ये 1 करोड़ में से हरियाणा में कितने लगेंगे? हरियाणा में लगेंगे 2.22 लाख के अराउंड। अच्छा, पूरे भारत में अब तक कितने लग चुके हैं? तो पूरे भारत में अब तक 7 लाख लग चुके हैं 1 करोड़ में से। ये टारगेट है। वैसे हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी को बहुत फोकस कर रहे हैं, 2030 तक हम लोग इसी पे डिपेंड होना चाहेंगे। फिलहाल के लिए ये टारगेट है। अगला तो सवाल आपका बन सकता है, क्या बनेगा? हरियाणा के किस जिले के गांव कैंथला में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत की देखरेख में प्राकृतिक खेती की जा रही है? नेचुरल फार्मिंग की जा रही है हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है जिनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। हरियाणा में श्याम सिंह राणा है, लेकिन भारत में है शिवराज सिंह चौहान। ये कुरुक्षेत्र का गांव है जिसका नाम है कैंथला। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत की देखभाल में यहाँ पे प्राकृतिक खेती की जा रही है। सर ये प्राकृतिक खेती क्या होती है? देखो, नेचुरल फार्मिंग जो होती है ना, इसका सीधा सा मतलब होता है कि जिसके अंदर आप पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं करोगे। मतलब किसी भी प्रकार की आप लोग जो है ना वो स्प्रे का इस्तेमाल नहीं करोगे जो कि केमिकली बनी है। इसका मतलब ये कहीं नहीं होता कि स्प्रे नहीं करेंगे, केमिकली स्प्रे नहीं करेंगे। अब देखो स्प्रे कैसी की जाती है? नेचुरली स्प्रे की जाती है, राख की जाती है। ठीक है ना? राख किस चीज़ की होती है सर? ये आपने सुना होगा, एक जेट्रोफा सुना होगा जो नहर के किनारे आमतौर पे जिसको डीजल का पौधा बोलते हैं, एक जेट्रोफा होता है। एक अरिंडी सुना होगा आपने, अरिंडी। ठीक है ना? ये जो कुछ पौधे होते हैं ना, इनको एक सर्टेन टेम्परेचर पे गर्म करके इनको जला के इनकी राख बनाई जाती है। एक खेतों में तुम्बा मिलता है, तुम्बा, इसकी राख बनाई जाती है, इसकी बीजों की राख बनाई जाती है। तो ऐसे कुछ प्राकृतिक तौर पे इन चीज़ों का राख बना के इसको पानी में घोल के फिर पौधों के पत्तों पे छिड़काव किया जाता है ताकि किसी प्रकार का रोग या कीटाणु पौधों के पत्तों पे ना आए। एक टारगेट हमारा यही रहता है। सेकंड ये है कि नेचुरल फार्मिंग में कोई हम फर्टिलाइजर्स नहीं डालेंगे। अब फर्टिलाइजर्स का मतलब क्या है सर? देखो 2 चीज़ नाम होती है, एक तो होती है खाद और एक होता है उर्वरक होता है। दोनों में क्या फ़र्क है सर? उर्वरक तो केमिकली बन गया, खाद जो है वो प्राकृतिक बन गई। नहीं, ये तो चलो डिफरेंस है ही है, लेकिन एक सबसे बड़ा डिफरेंस है, उर्वरक होती है फसल के लिए। फसल के लिए क्या मतलब क्या है? ये फसल की पैदावार बढ़ाएगा। खाद क्या करेगी? खाद जमीन के लिए होती है। गोबर खाद जिसको कह सकते हो आप लोग, या केंचुआ खाद कह सकते हो आप लोग। तो अब नेचुरल फार्मिंग में ये नहीं डाली जाएगी, उर्वरक नहीं डाला जाएगा। मतलब यूरिया है, डीएपी है, नैनो यूरिया है, नैनो डीएपी है, ये नहीं डाला जाता है। पोटेशियम नहीं डाला जाता, जिंक नहीं डाला जाता है, इन चीज़ों का फॉस्फोरस नहीं डाला जाता है, इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते। हम डायरेक्ट ही नेचुरल खाद यानी कि हम गोबर खाद का इस्तेमाल करेंगे, केंचुआ खाद का इस्तेमाल करेंगे, ह्यूमस का इस्तेमाल करते हैं। ह्यूमस, ये ह्यूमस क्या होता है सर? ह्यूमस बोलते हैं गले सड़े पत्तों की खाद। एक गड्ढा बनाते हैं, गड्ढे के अंदर गले सड़े पत्तों को डालते हैं, एक 6 से 7 महीने के टाइम के बाद में वो खाद बनती है, उसको फिर खेत में छिड़काव किया जाता है। ये होती है नेचुरल फार्मिंग। तो इसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर प्राकृतिक खेती फार्म चल रहा है और ये कैंथला गाँव में चल रहा है। आचार्य देवव्रत जो गुजरात के राज्यपाल है, वैसे मैं बता देता हूँ ये हरियाणा के पानीपत से ही संबंधित है मूल रूप से। तो यहाँ पे इस दौरान शिवराज सिंह चौहान जी आए, इन्होंने इसका अवलोकन वगैरह किया है इसका, और ये आने वाले टाइम पे हेल्थ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है।
वैसे एक ज़माना था जब 1966-67 की बात करें, तब भारत में हरित क्रांति आई थी। हरित क्रांति, उस हरित क्रांति का टारगेट यही था कि नेचुरल खाद की जगह पे ये पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना, उर्वरक का इस्तेमाल करना, अच्छे बीजों का प्रयोग करना। हालांकि इससे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा था। MS स्वामीनाथन जी लेके आए थे भारत के अंदर, उनको साल 2024 का भारत रत्न भी दिया गया है। वैसे 2023 में उनका देहांत हो गया है वैसे, पर अभी के लिए ज़माने की डिमांड है कि नेचुरल फार्मिंग पे हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है, ये कुछ फ़ोटोज़ है जो आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 23वें राष्ट्रीय पैरा एथलीट चैंपियनशिप में चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीती है? अपने ही राज्य हरियाणा राज्य ने जीती है। भारत की 23वीं राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक एथलीट चैंपियनशिप में 49 गोल्ड, 32 सिल्वर, 25 कांस्य पदक हासिल किया है और हरियाणा राज्य के नाम पे ये चैंपियंस ट्रॉफी रही है। चेन्नई के अंदर ये आयोजित हुई थी, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के अंदर, और यहाँ पे हरियाणा की अध्यक्षता की है जो पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ हरियाणा की अध्यक्ष हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव, इन्होंने भी बधाई दी है। आरती राव वैसे हरियाणा के अंदर स्वास्थ्य डिपार्टमेंट को भी संभाल रही है। ठीक है, इस टीम में कौन कौन थे? इस टीम में मुख्य रूप से अर्जुन अवॉर्डी नवदीप ने जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल लिया। अंतर्राष्ट्रीय पैरा खिलाड़ी है एकता भयान। इसके अलावा धर्मवीर, रिंकू, अंकुर धामा, टेकचंद, करम ज्योति, सुमित, सुमन, मोनू घनघस, प्रीति, उषा, कंचन, लखानी, ये सारे इन्होंने सबने मेडल हासिल किए हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हरियाणा में भिवानी बोर्ड से पढ़ने वाले बच्चों को इस बार से 9वीं कक्षा में 6 की जगह कितने सब्जेक्ट पढ़ने होंगे? देखो, पहले 6 सब्जेक्ट पढ़ने होते थे, अब इनको पढ़ने पड़ेंगे 7 सब्जेक्ट। 6 की जगह 7 सब्जेक्ट कर दिए हैं। एक इंग्लिश होगा, एक हिंदी होगा, एक मैथ होगा, एक साइंस होगा, एक सोशल साइंस होगा, एक संस्कृत, ये तो था ही था। लेकिन अब एक वोकेशनल सब्जेक्ट हो गया है। फिजिकल एजुकेशन ले सकते हैं, ड्राइंग ले सकते हैं, म्यूजिक ले सकते हैं, या इनमें से कोई एक सब्जेक्ट लिया जा सकता है। 6वें सब्जेक्ट में भी संस्कृत, पंजाबी, उर्दू या इनमें से कोई एक लैंग्वेज है ली जा सकती है। ये हरियाणा के जो हरियाणा बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं पंकज अग्रवाल, उन्होंने इसके बारे में अभी रिसेंटली अनाउंस किया है। ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा 9th और 10th क्लास के लिए। बोर्ड 9th और 10th का बोर्ड है उसके लिए। तो अभी बच्चों को जो नई शिक्षा नीति के चलते हुए 6 सब्जेक्ट पढ़ने होते थे इससे पहले, पर अब नई शिक्षा नीति के चलते हुए 6 की बजाय 7 सब्जेक्ट जो है ना वो पढ़ने होंगे। इस बारे में शिक्षक ने बताया कि हिंदी और अंग्रेजी 2 ही भाषाओं का ज्ञान पहले होता था। अब नए सेशन से बच्चे संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, इन सभी और भाषाओं की भी समझ है वो ले पाएंगे। चलिए, इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। मिलता हूँ आप लोगों को मैं अगली क्लास में, और एक सवाल आपके होमवर्क के लिए देके जा रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध किस प्रसिद्ध लोक गायिका का 72 साल की उम्र में निधन हो गया है? ये बहुत प्रसिद्ध लोक गायिका थी जिन्होंने मैथिली भाषा के अंदर, भोजपुरी भाषा के अंदर, हिंदी भाषा के अंदर बहुत योगदान दिया है। इनको साल 2025 का पद्म विभूषण भी दिया जा रहा है, तो आप मुझे बताइए ज़रूर। पद्म भूषण के अवार्ड के बारे में मैं आपको एक लास्ट चलते चलते बात बता ही देता हूँ कि इस बार टोटल पद्म पुरस्कार कितने लोगों को दिया जा रहा है? 139 में से 7 तो पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण है, और 113 जो है ना वो पद्म श्री है, जिसमें से 2 हरियाणा के हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है ना संतराम देसवाल है एक तो, और एक पैरा तीरंदाजी खिलाड़ी है हरविंदर, इन दोनों को मिल रहा है। और इसमें से 10 तो विदेशी हैं, 23 महिलाएं हैं, और 13 लोग वो हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे, मतलब पोस्थुमस है वो। ठीक है, चलिए सर, मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास के अंदर। आप लोगों को कुछ नया सिखाएंगे, तब तक के लिए राधे राधे।